हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा सॉरी कि ये वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन मेरे पेपर्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और ऊपर से आप लोग के लिए एक और सैड न्यूज़ है कि ये इस मानवा का शायद आखिरी चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद इसके कोई चैप्टर रिलीज़ ही नहीं हुए हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कॉम्पिटिशन के बारे में वो बात कर रहे थे, उसके बारे में रायरेट को भी थोड़ा पता था और वो कह रही थी कि ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इस कॉम्पिटिशन में 3 बड़ी फैमिली से भी लोग आते हैं, जैसे कि रायरेट के फादर विलियम फैमिली के ड्यूक, विर्च फैमिली के ड्यूक जो कि माइकल के फादर हैं, और साथ में शायद ये इनका टाइटल है डेथ डची ऑफ विर्च फैमिली। साथ ही में एक और ड्यूक था जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी था, यानी उसके बारे में कोई जानता नहीं था। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि ये उस कंपटीशन का जज भी था और इसने इस्तेमाल किया था कोई एलियस जन वॉल्कर। इन सब के जानने के बाद रायरेट सोचने लगती है कि अगर मैं उस कंपटीशन में चली जाती हूँ तो शायद मेरे पास मौका होगा उस ड्यूक से मिलने का जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और शायद मेरी वजह से विच फैमिली की कुछ मदद भी हो जाए। ख्याली दुनिया से बाहर आने के बाद रायरेट माइकल से कहती है ठीक है, मैं इस कंपटीशन के अंदर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर माइकल उसे कहता है ठीक है, मैं अपने फादर से बात कर लूँगा इसके बारे में। साथ ही में माइकल रायरेट को उसकी पेंटिंग के लिए थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी तरफ से पहला आया हुआ तोहफा तुम्हारी पहली बनाई हुई पेंटिंग होगी। लेकिन ये सुनकर भोली भाली रायरेट को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे पूछती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तब ये सुनकर माइकल उसे कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम ये बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ये सुनकर रायरेट उसे कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जो मुझे अभी चाहिए, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। तब ये सुनकर माइकल उसे कहता है ठीक है, मैं खुद ही को कुछ फिर डिसाइड कर लूँगा। तब ये सुनकर रायरेट उसे कहती है आखिर तुम क्या डिसाइड करोगे। ये सुनकर माइकल उसे कहता है ये तो एक सीक्रेट है, लेकिन तुम इसके बारे में सोच सकती हो। ये सुनकर रायरेट उसे कहती है मुझे पता तो नहीं आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और हाँ, तो जो तुम कह रहे हो मैं उसके बारे में सोचूंगी। लेकिन तब भी रायरेट को कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है। सेम चीज़ माइकल के साथ भी होती है, इसलिए वो दोनों फ़ौरन से आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ थी उसकी पावर आसमान की तरफ से ही महसूस हुई थी। अभी तो आसमान हमें बिल्कुल साफ दिखाया जाता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर कहीं कहीं से ब्लैक कलर की थोड़ी सी एनर्जी आ रही थी। माइकल का गार्ड उन दोनों को आसमान की तरफ देखते देख उन दोनों से कहता है कि क्या हुआ, आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर एरिट कहती है क्या अभी आसमान काला नहीं हुआ था। ये सुनकर माइकल उसे कहता है हाँ, मैंने भी इसे महसूस किया, ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जी कहीं से आ रही है। रेड को उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा डर लग चुका था और वो माइकल से डरते हुए कहती है लेकिन मुझे उस एनर्जी को महसूस करके बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है और डर जैसा महसूस हो रहा है। ये देखकर माइकल उसे गले लगाकर शांत करते हुए कहता है ये इतनी सीरियस भी चीज़ भी नहीं थी, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइकल को भी थोड़ी सी चिंता हो रही थी और वो भी इस एनर्जी को महसूस करके इतना तो बता सकता था कि ये किसी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ की एनर्जी थी। और उसको शक ये भी हो चुका था कि आज वो दिन है जब हमारे स्पाइस ने आग लगानी थी रॉयल पैलेस में, क्या ये इस वजह से तो नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड कह रही थी कि उस दिन के बाद जो फीलिंग मुझे हुई, यानी कि उस पावर को जब से मैंने महसूस किया उस दिन के बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ और मेरे दिन बहुत ही ज़्यादा आरामदायक गुजरने लगे। आर्ट कंपटीशन में जाने का फ़ैसला करने के बाद मैंने उसके लिए दिन भर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जैसा कि मैं विर्च फैमिली की अब एक मेंबर बन चुकी थी, इसलिए मैंने विर्च फैमिली के लोगों के साथ अपने फैमिली मेंबर की तरह ही बात करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात अजीब थी, वो मुझसे पूछते रहते थे कि क्या मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। साथ ही में दिखाया जाता है कि रेरेट अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और वो ये बात कहती भी है कि अब मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी फैमिली मिल चुकी है जो कि मेरा ख्याल रखती है और मेरी खुशी का ध्यान रखती है। लेकिन अभी भी रेरेट एलियन फैमिली के बारे में सोच रही थी और कह रही थी कि एलियन फैमिली, अब मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता। शायद ये इस वजह से है कि अब मुझे उनकी परवाह भी नहीं है और अब मैं उनके बारे में और भी ज़्यादा परवाह करना भी नहीं चाहती। लेकिन तभी रेरेट को कोई बुलाता है। बाद में पता चलता है कि ये उसकी मेड है और वो उससे कह रही थी कि क्या आप मेरे साथ बाग की सैर पर चल सकती हैं। बाहर आकर रेरेट अपनी मेड के साथ वॉक करते हुए कहती है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर रेरेट की मेड भी उससे कहती है हाँ, आज ऐसा लगता है कि आसमान भी किसी के ख़ास दिन को देखकर ब्लेस कर रहा है और खुश हो रहा है। ये सुनकर रेरेट कहती है किसी का ख़ास दिन। तभी रेरेट की मेड रेरेट से कहती है कि इस तरफ आएं। जब वो उस तरफ आकर देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। बाद में पता चलता है माइकल और उसकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर और एक सजी हुई जगह पर नीले रंग के फूल लेकर खड़ी थी। बाद में माइकल आगे आते हुए रेरेट को हैप्पी बर्थडे विश करता है और हमें पता चलता है कि आज तो रेरेट का बर्थडे था, जिसके लिए ये सब लोग तैयारी कर रहे थे और इसलिए वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें कुछ पसंद है कि नहीं, ताकि ये उसके लिए गिफ्ट खरीद सके। ये सब देख कर रेरेट अभी भी बिल्कुल हैरान खड़ी थी। अरे आज तो मेरा बर्थडे है, मैं तो इसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। मेरे बर्थडे का दिन असल में वो दिन भी है जब मेरी माँ मरी थी और ये उनकी बरसी का दिन भी बनता है और साथ ही में ये रैन की बर्थडे का भी दिन है।
तो इसलिए हर साल अपनी सालगिरह के दिन मैं बस एक अंधेरे कमरे में बैठी रहती और बाहर की बहुत ज़्यादा रोशन और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने वाली दुनिया को देखती रहती। यानी कि एक तरह से ये पार्टी की बात कर रही है, जो कि रैन के बर्थडे के दिन होती थी और उस दिन रैरेट का भी बर्थडे था, क्योंकि दोनों के दोनों ट्विन्स हैं। इस वजह से ये बेचारी को एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाता था और रैन के बर्थडे के लिए बड़े-बड़े लोग आते थे और बहुत ज़्यादा शान-ओ-शौकत से उसका बर्थडे मनाया जाता था। ये क्या बहुत ज़्यादा दुःख की बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा उदास होने की बात नहीं थी। तभी रैरेट वापस प्रेज़ेंट में आ जाती है। फिर रैरेट वहाँ पर रखे नीले रोज़ेज़ के बारे में पूछते हुए कहती है कि आखिर ये सारे के सारे फूल कहाँ से आए? इसका जवाब माइकल के फ़ादर देते हैं और कहते हैं कि नीले फूल बिल्कुल तुम्हारे नाम को सिम्बलाइज़ करते हैं, इसलिए जितने भी एम्पायर में ये नीले फूल थे हम सारे के सारे ही लिए। कैसा रहा? क्या ये तुम्हें पसंद आए? फिर बाद में रैरेट दूसरे लोगों को देखते हुए कहती है कि ये सब लोग मेरी खुशी में खुश हैं और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से खुश होकर देख रहे हैं। साथ ही में दिखाया जाता है कि उसकी फॉक्स भी उसके बर्थडे के दिन खुश हो रही थी और रैरेट कह रही थी कि आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा जा रहा है और इस दिन की जो फीलिंग है वो आज से पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। फिर माइकल रैरेट के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती का दिन था। शुक्रिया कि तुम पैदा हुई रैरेट। ये सुनकर रैरेट अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा आज तक कभी बर्थडे नहीं मनाया गया और ये ऐसा बर्थडे है जो मेरा बनाया तो जा रहा है, लेकिन मुझे इसका पता ही नहीं था। ये यानी कि मेरा पहला बर्थडे है। मुझे ये कहकर मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाता था कि मेरा पैदा होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। यानी कि इसको अभी तक ये लग रहा था कि इसकी वजह से इसकी माँ की मौत हुई है क्योंकि ये पैदा हुई, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। जो उसका भाई है रायन, वो अपने मदर और फादर दोनों की वाटर पावर को अब्ज़ॉर्ब करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। साथ ही में भी दिखाया जाता है कि वेज फैमिली के बाकी लोग भी रैरेट को उसकी बर्थडे के लिए विश कर रहे थे और माइकल के फादर और ग्रैंडफादर उससे कह रहे थे कि हमारी फैमिली का पार्ट होने के लिए शुक्रिया रैरेट। और ये सुनकर रैरेट उनसे कहती है, क्या ये ठीक है कि मैं आप लोगों की फैमिली का एक पार्ट बनूं? ये सुनकर माइकल के फादर और ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट पहले से ही हो। साथ ही माइकल के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अगर तुम ना होते तो वेज फैमिली आज बिल्कुल भी वैसी ना होती जैसी कि अब, यानी कि या तो वेज फैमिली जल चुकी होती या माइकल के ग्रैंडफादर मर चुके होते। फैमिली आज तक बची हुई है और माइकल के ग्रैंडफादर जिंदा है, वो सिर्फ रैरेट की वजह से। साथ ही में माइकल रैरेट से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। चलो आज के बाद तुम्हारा बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं रैरेट। ये सुनकर रैरेट बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो रोने लगती है। लेकिन ये देखकर माइकल और उसके फादर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि रैरेट आखिर तुम रो क्यों रहे हो? और माइकल के फादर तो उससे कह रहे होते, रेरी आखिर तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गलत हुआ है? ये सुनकर रैरेट अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये सब कुछ देखकर, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। साथ ही में रैरेट कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इस दिन को कभी भुला नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, चाहे चीज़ें आगे कैसी भी बुरी हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इसी याद के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। फिर माइकल रैरेट से कहने लगता है कि हम तुम्हारी सेलिब्रेशन यानी कि तुम्हारी बर्थडे को ऐसे ही लफ्ज़ों के साथ तो नहीं ख़त्म करने वाले। ये सुनने के बाद रैरेट हमें आगे बताने लगती है कि माइकल के ये कहने के बाद तोहफे देने की सेरेमनी शुरू हो गई, जहाँ पर पहला गिफ्ट जो रैरेट को मिला वो माइकल के ग्रैंडफादर की तरफ से था, जो कि पहले रिच फैमिली के ड्यूक भी रह चुके हैं। और उन्होंने रैरेट को एक रिंग गिफ्ट की जिसके ऊपर उनकी फैमिली सील लगी हुई थी, जिसकी मदद से रैरेट माइकल के ग्रैंडफादर का नाम इस्तेमाल करते हुए कुछ भी खरीद सकती है। ये सुनकर जो माइकल के फादर होते हैं अपने फादर से कह रहे थे, यानी ग्रैंडफादर से माइकल के, कि फादर क्या आप पागल हो चुके हैं? माइकल के फादर ने रैरेट को एक कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट किया, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके ऊपर एक ज़मीन पूरी उसके नाम कर दी और वहाँ पर काम करने वाले लोग भी उसके नाम कर दिए, यानी कि वो अब उसके नीचे काम करेंगे। ये सुनकर अब माइकल के ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं, ओए बेटा तुम पागल हो चुके हो, असली पागल तो तुम हो, मुझे पागल कह रहे थे। बाद में मर्लिन ने भी रैरेट को एक चीज़ गिफ्ट की, वो असल में एक नेकलेस था जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। साथ में वॉल्टर और आंद्रे ने भी उसे गिफ्ट दिए। बाद में दिखाया जाता है कि माइकल रैरेट को कह रहा था कि क्या तुम आज की सरप्राइज पार्टी की वजह से थक तो नहीं गई? तब ये सुनकर रैरेट उससे कहती है, नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाद में दिखाया जाता है कि माइकल रैरेट को उसके कमरे के अंदर छोड़ने के लिए आया था और रैरेट उसे कह रही थी, तुम्हारा शुक्रिया मुझे मेरे कमरे तक छोड़ कर आने के लिए। तब माइकल ये सुनकर उससे कहने लगता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? सबसे ज़रूरी चीज़ तो अभी तक बाकी है। सुनकर रैरेट कहती है कि आखिर कौन सी ज़रूरी चीज़? बाद में हमें दिखाया जाता है कि माइकल ने रैरेट के लिए 17 गिफ्ट प्रिपेयर किए थे जो कि उसने उसके कमरे में रखे हुए थे। ये देखकर रैरेट भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये देखकर रैरेट उसे कहती है कि क्या तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए प्रिपेयर किया? तब ये सुनकर माइकल उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, एक काफ़ी नहीं होता, क्यों ना तुम एक खोल कर देखो।
तब राइडेट एक गिफ्ट उठाकर उसे खोलकर जब देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। असल में उसके अंदर एक टेडी बियर था जिसे के बारे में माइकल उससे कहता है कि ये तुम्हारे 4 साल पुराने सेल्फ के लिए, यानी कि जब तुम 4 साल की थी तब के लिए तुम्हारे लिए है। बाद में माइकल उसे कहने लगता है ये बर्थडे गिफ्ट है हर तुम्हारे उस वर्जन के लिए जो तुम आज तक जी, यानी कि ये 17 साल की है तो इसके हर एक साल के लिए एक गिफ्ट, और उस लिहाज से यहाँ पर 17 गिफ्ट पड़े हैं। बाद में माइकल उसे कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ वो सारे के सारे बर्थडे जो कि तुम अपने साथ नहीं इंजॉय कर पाई, यानी कि वो सारे बर्थडे जो तुम्हारे नहीं मनाए गए वो मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं। माइकल की ये सब बातें सुनकर रैट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये सब देख कर रैट माइकल को खुशी से गले लगा लेती है। साथ ही में रैट अपने मन में कहने लगती है कि माइकल के जो गिफ्ट जो उसने मेरे यंगर से यानी कि मेरे बचपन से लेकर आज तक के लिए प्रिपेयर किए हैं, इसे पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मेरे पुराने सेल्फ को भी तुम्हारी वजह से एक आज़ादी मिल चुकी है और वो बचाया जा चुका है। तुम माइकल सबसे बड़ा गिफ्ट हो मेरे लिए। बाद में माइकल रैट से कहने लगता है लेकिन आर्ट कंपटीशन के बाद मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जो एज सेरेमनी है वो विद फैमिली की जाए। तब ये सुनकर रैट उसे कहने लगती है मेरी एज ऑफ सेरेमनी। माइकल फिर बाद में उसे कहने लगता है हाँ, जब ये तुम्हारी एज ऑफ सेरेमनी विद फैमिली में की जाएगी तब सब लोग को पता चल जाएगा कि तुम हम में से ही हो, यानी कि तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हो। तब ये सुनकर रैट उसे कहने लगती है लेकिन मेरी तो एज ऑफ सेरेमनी जा चुकी है। तब ये सुनकर माइकल उसे कहने लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब विद फैमिली कुछ करने का डिसाइड कर लेती है तो कोई भी हमारे सामने आवाज़ नहीं उठा सकता, यानी कि अगर हमने फैसला कर लिया तुम्हारी एज ऑफ सेरेमनी होगी तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता उस बात से। ये सुनकर पहले तो रैट थोड़ा हैरान होती है लेकिन बाद में वो खुश होते हुए कहती है ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग मेरी एज ऑफ सेरेमनी विद फैमिली में कर सकते हैं। लेकिन बाद में माइकल रैट से कहने लगता है कि बहुत से लोग आएंगे और शायद एलियन फैमिली वहाँ पर मौजूद हो, क्या तुम वहाँ पर उनके मौजूद होने की वजह से ठीक रहोगी। तब ये सुनने के बाद रैट से कहती है कि नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में हमें एलियन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जिनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। हमें दिखाया जाता है कि इलियम फैमिली के ड्यूक के पास उनका एक बेटा आ जाता है और उनसे कहता है कि फादर, विच फैमिली की तरफ से एक जवाब आ चुका है लेटर का। तब ये सुनकर इलियम फैमिली के ड्यूक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार क्या रैरेट ने हमें कोई जवाब दिया। तब ये सुनकर उनका बेटा उनसे कहता है नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। फिर वो उन्हें बताता है कि असल में विच फैमिली में ये अनाउंस कर दिया है कि रैरेट की एज ऑफ सेरेमनी अब कुछ ही महीनों में विच फैमिली में होगी। तब ये सुनकर माइकल के फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या रैरेट की एज ऑफ सेरेमनी वो भी विच फैमिली में। फिर एलियन फैमिली के डे के अपने मन में सोचने लगते हैं कि जो उस टेंटीलैंड को स्पिरिट किंग ने कहा उसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं, यानी कि पूरी तरह से हमें उसके ऊपर यकीन भी नहीं है और अभी तक तो वो अवेकन भी नहीं हुई, यानी कि वो तो अब कई महीने के लिए सोने के लिए चली गई है और हमारे पास कोई अच्छा रीज़न भी नहीं है कि हम रैरेट को विच फैमिली से वापस लेकर आएँ, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो सिर्फ हम लोग खुद को ही बेइज्जत करेंगे पूरी दूसरी नोबल फैमिलीज़ के सामने। फिर ड्यूक विलियम से उनका बेटा उनसे पूछता है कि क्या हमें जाना चाहिए? तब ये सुनकर ड्यूक विलियम कहने वाले होते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन तभी कोई कहता है कि आखिर आप क्यों घबरा रहे हैं? बाद में पता चलता है ये तो रायन था, जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद ड्यूक विलियम और उनका बेटा दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और वो आगे तो ये भी कह रहा था कि हम लोग ज़रूर जाएँगे। में वो एक खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए घटिया सी हँसी हँसते हुए कहता है कि हम लोग उसकी एज ऑफ सेरेमनी को बड़े ही फ़ख्र से अटेंड करेंगे क्योंकि हम तो उसकी असली फैमिली हैं। गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात सुनकर जाना कि मुझे आप लोगों से थोड़ी-सी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ी मदद करें पैसे देकर, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा जो है यूट्यूब वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहा। बेशक चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रही। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरी मदद कर सकते हैं सुपर्स देकर, और मैं बाद में मेंबरशिप भी लगा दूँगा तो उसे भी जॉइन कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। मुझे अपना डिवाइस भी जुड़वाना है और ये मैं किसी और डिवाइस से वीडियो बना रहा हूँ और ये मुझे कभी-कभी मिलता है, इस वजह से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और मैं लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं तो दें, नहीं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और व्यूज़ आएँ और मुझे और थोड़े पैसे मिलें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।